गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। yesterday हमने एक डिजीज़ डिस्कस की थी, ऑटो इम्यून डिजीज़ माइस्थीनिया ग्रेव्स। आज हम एक और ऑटो इम्यून डिजीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरोलॉजी में, दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एज द नेम सजेस्ट्स, मल्टीपल मीन्स मैनी एंड स्क्लेरोसिस मीन्स स्क्लेरा और प्लेक्स। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ चीज़ डेटोरेट हो रही है, डीजनरेट हो रही है, और वो डीजनरेशन बहुत बार हो रही है, मल्टीपल टाइम्स हो रही है, जिसकी वजह से इस डिजीज़ का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेट अस सी व्हाट इज डिजनरेटेड एंड हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ आवर इम्यूनिटी इन दैट डिजनरेशन। कैसे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। एज यू नो, ऑटो इम्यून डिजीज़ पे, उनकी पैथोफिजियोलॉजी पे ज़्यादा डिस्कस करना, रिसर्च कंटिन्यूज ऑन दोज डिजीज, बट वट एवर वी नो वो विल डिस्कस हियर। सबसे पहले इसका क्या काज हो सकता है? फर्स्ट कॉज इज इट इज ऑटो इम्यून, विच मीन्स बॉडी माउंट्स एन इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। और वो कौन से सेल्स होते हैं? रिमेंबर नर्वस सिस्टम, रिमेंबर ब्रेन। वो सेल्स होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, या आप बोल सकते हो बॉडी न्यूरॉन्स के माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज माउंट करती है। मतलब यहाँ पे माइलिन की डिजनरेशन होती है। जब माइलिन की डिजनरेशन होगी तो नर्व इंपल्स क्या हो जाएगी? नर्व इंपल्स स्लोली ट्रैवल करेगी, हिंड्रेंस आएगी ट्रैवल करने में, जिसकी वजह से फिर से कुछ हमें सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जो कि पूरे सेंसरी सिम्टम्स या मस्कुलर सिम्टम्स हमारे होंगे। नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्या होता है। फर्स्टली इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। नाउ सेकंड थिंग, एनवायरमेंटल लिंकेज क्या है इसकी? जिन बंधु में एपिस्टीन बार वायरस होता है, इसका इन्फेक्शन होता है, इन्फेस्टेशन होता है, और हर्पीज वायरस होता है, अगर ऑलरेडी उनके इम्यूनिटी के जीन्स, उनके इम्यूनिटी में कोई गड़बड़ है, उनकी इम्यूनिटी प्रोन है, उनका इम्यून सिस्टम प्रोन है टुवर्ड्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो कैसे है मैं बताऊंगा आगे आपको। तो एक और एनवायरमेंटल फैक्टर उसके साथ ऐड होता है। अगर कभी इनको ये वायरस बॉडी में प्रोड्यूड हो गया, बॉडी में एंटर हो गया, तो ये भी कॉज बन सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के होने का। और तीसरा काज, जिसका हम रीज़न नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम सर्वे करते हैं तो वो काज हमें मिलता है, जो कि वजह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, दैट इज डिक्रीज्ड विटामिन डी क्वांटिटी। जिन बंधु में पोलर रीजन्स में ये ज़्यादा होता है, जो वो पोल्स में रहते हैं, जो उन कंट्रीज में रहते हैं दैट आर फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है पैटर्न ऑफ सनलाइट क्या है, तो वहाँ पे विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। उनमें भी ये भी एक फैक्टर पाया गया है, विटामिन डी का डिक्रीज होना मल्टीपल स्क्लेरोसिस का काज। अब क्या होता है इम्यूनिटी के साथ? देखिए, हमारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट माइक्रोफेजेस है जैसे, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे क्या होता है? वहां पे एक जीन होता है HLA-DR2, ह्यूमन ल्यूकोसिटिक एंटीजन। HLA-DR2 जीन जो होता है वो जीन इन पेशेंट्स में म्यूटेट होता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये मदद करता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में। मतलब क्या है? अगर बॉडी में कोई एंटीजन आया तो वो एंटीजन, जोरी सी बात है, एनगल्प हो जाएगा, उसको एंटीजन प्रेजेंस जो है मैक्रोफेज जो है एनगल्प करेंगे, और फिर उसका कोई एपिटोप, उसका कोई पार्ट प्रेजेंट करेंगे, ताकि बॉडी को पता चले कोई फॉरेन एजेंट आ गया है, इसके खिलाफ हमने एंटीबॉडीज बनानी है। अब ये चीज क्या मदद करती है? ये चीज मदद करती है पहचानने में कौन सी चीज एंटीजन है, कौन सी चीज बॉडी की अपनी है। तो अगर बॉडी गलती से कोई बॉडी का सेल अपना ही सेल एनगल्फ करे, वो अगर प्रेजेंट भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ क्या मदद करती है? ये मदद करती है रिकॉग्नाइज करने में फॉरेन कौन है, बॉडी का एजेंट कौन है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट में इनकी ही म्यूटेशन है, HLA-DR2 की म्यूटेशन है। अगर इसकी म्यूटेशन है तो ये जिस एंटीजन को प्रेजेंट करता है, जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, अनलकीली वो एंटीजन का पार्ट माइलिन प्रोटीन जो है, माइलिन प्रोटीन के साथ
रिजेंबल करता है। मतलब जो एंटीजन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट करती है अपने सैटेलाइट रीजन पे, एमएससी पे, वो एंटीजन माइलिन शीथ के प्रोटीन के साथ रिजेंबल करता है। क्यों रिजेंबल करता है? बॉडी को क्यों लगता है, सेल्स को क्यों लगता है माइलिन का प्रोटीन भी एंटीजन है? क्योंकि यहाँ इसकी म्यूटेशन है। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई एंटीजन आ गया, माइक्रोफाज ने उसको एनगल्फ किया, माइक्रोफाज ने उसको एनगल्फ किया, उसको एनगल्फ करके उस एंटीजन को उसने प्रेजेंट किया, तो यहां से क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स कम, टी हेल्पर सेल्स कम, एंड उन पे क्या होता है, एमएससी कॉम्प्लेक्स, टी हेल्पर सेल्स एंड दीज माइक्रोफाजेस जो होते हैं जिन पे एंटीजन है, जिन्हें एंटीजन को प्रेजेंट किया, दे बाइंड दीज प्रेजेंटिंग रीजन्स बाइंड, ताकि टी हेल्पर सेल को भी पता चले कि ये एंटीजन किस टाइप का है, मुझे इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करनी है। दे बाइंड विद द हेल्प ऑफ CD4 पॉजिटिव सेल्स। जब ये बाइंड हो गए तो यहाँ पे क्या है, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल रिलीजेस वेरियस इम्यून एजेंट्स। फिर बॉडी में इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड होगी तो प्लाज्मा सेल आएगी, दैट विल फॉर्म एंटीबॉडीज, आईजीजीज। तो फिर ये वाला एंटीजन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी अटैक करेगी, जहाँ पे भी ये एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब मैंने पहले ही बोला यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है इट रिजेंबल्स माइलिन प्रोटीन। जो माइलिन पे प्रोटीन है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो बनाती है माइलिन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उस प्रोटीन के साथ ये वाला एंटीजन रिजेंबल करता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट में ये वाला एंटीजन प्रोटीन माइलिन के प्रोटीन के साथ रिजेंबल करता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये टी सेल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, माइलिन के प्रोटीन को देखेगी, ये सोचेगी कि ये माइलिन का प्रोटीन फॉरेन एजेंट है, एंटीजन है, जिसके खिलाफ मुझे रिएक्शन माउंट करनी है। तो जब रिएक्शन माउंट करेगी ये, तो सारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसी पे माइलिन पे अटैक करेगा और हम में स्टार्ट हो जाएगी डिजेनरेशन ऑफ माइलिन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वी नो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, वहां पे होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये आपको पता है, दिस इज एंडोथेलियल सेल्स। इनमें क्या होते हैं, आपने ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ा होगा, टाइट जंक्शंस होते हैं मेड अप ऑफ ऑक्लूडिन कोलाइडिन प्रोटीन्स। इनमें एक बेसल लेयर होती है, बेसल मेम्ब्रेन होता है, और इनमें होते हैं सेल्स एस्ट्रोसाइट्स। ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, यहाँ पे होते हैं हमारे एस्ट्रोसाइट्स। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिसमैन है, क्योंकि ब्रेन हमारा डेलिकेट ऑर्गन है, सेंटर है, तो ब्रेन को कोई फॉरेन मटेरियल प्रोट्रूड ना करे, ब्रेन को कोई डैमेज ना पहुंचे, ब्रेन को सिक्योरिटी रहे, बराबर इम्यूनिटी रहे, उसके लिए हमारा है ब्लड ब्रेन बैरियर। नाउ टी सेल के पास क्या है, ये टी सेल आती है और टी सेल के पास एंटीजन है। टी सेल को पता है, T cell is wandering in the blood circulation. T cell knows I have to kill this antigen. Wherever I find this antigen similar to this antigen, मुझे उस चीज को destroy करना है। T cell comes here and it negotiates with the blood brain barrier. मैकेनिज्म क्या है, इसको पास करना है ब्लड ब्रेन बैरियर, तभी तो ये पहुंचेगी न्यूरॉन के पास। ये इसके साथ नेगोशिएट करती है। इट ligands with some other proteins जिन्होंने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है, and it negotiates with this blood brain barrier and it enters the blood brain barrier and crosses it. So T cell crosses the blood brain barrier by the ligand mechanism, by attaching to other proteins which have to cross the blood brain barrier. तो अब T cell ने ये मरहला क्रॉस किया, इसके पास एंटीजन है। जब इसके पास एंटीजन है तो ये कहाँ पहुंची, हमारे CNS में अंदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा न्यूरॉन, यहाँ पे हमारा न्यूरॉन है, और न्यूरॉन में हमारे क्या है, यू नो द पार्ट्स, देयर इज अ सेल बॉडी, देयर आर डेंड्राइट्स, देयर आर एक्सॉन्स एंड देयर इज माइलिन शीथ। तो माइलिन पे क्या है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन को बना रहे हैं। व्हाट डज टी सेल डू, टी सेल कम्स हियर एंड इट सेज, जी यहां पे ये जो प्रोटीन है ये तो मेरे एंटीजन से रिजेंबल हो रहा है, इसी को तो मुझे अटैक करना है। तो बॉडी गेट्स डॉज्ड, इम्यूनिटी गेट्स डॉज्ड एंड दिस टी सेल एडहर्स टू दिस ऑलिगोडेंड्रोसाइट, और टी सेल इसके साथ
एडहर हो जाती है। टी सेल बोलती है यहाँ पे दुश्मन है, यहाँ पे प्रोटीन जो है वो फॉरिन है, इसको अटैक करना है, एंड टी सेल अटैक्स द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। टी सेल आई, इसने रिकॉग्नाइज किया, इसने बाइंड किया, इसको तो कुछ और मदद चाहिए, अब इसको तो और फोर्सेस को बुलाना है। व्हाट डज इट डू? इट रिलीजेस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन्स। ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज करता है, IL-1 IL-6 को रिलीज करता है, और वो सिग्नल देती है, किसको सिग्नल देती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या बताती है? वो ब्लड ब्रेन बैरियर को बताती है अंदर फॉरिन एजेंट है, और अंदर फॉरिन एजेंट है, आप क्या करिए? आप एडेशन मार्कर्स को बढ़ाइए, एडेशन मार्कर्स को बढ़ाए। एडेशन मार्कर्स क्या होते हैं? एडेशन मार्कर्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, आ जाओ अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, उसको किल करना है। जब एडेशन मार्कर्स बढ़ते हैं तो बॉडी के बाकी इम्यून सेल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। और दूसरा टी सेल क्या करती है? टी सेल यहाँ पे ऑक्सीडेंट कोलेजन प्रोटीन जो टाइट जंक्शंस है उनको लूजन अप करती है। इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी। दूसरा चीज करती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज करती है, ताकि जो इसके बाकी फोर्सेस आएंगे, इम्यून सेल्स आएंगे, वो भी क्रॉस कर सके। और तीसरा ये क्या करती है? ये वाज़ोडाइलेशन कराती है यहाँ पे, क्योंकि जितना डायलेट होगा यहाँ पे, जितना यहाँ पे वेजल डायलेट होगा, उतने ज्यादा इम्यून सेल्स आ पाएंगे। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स तो सबको पता है। तो टी सेल ये 3 काम करती है। एडेशन मार्कर्स को बढ़ाती है ताकि बाकी इम्यून सेल्स आ जाते, और यहाँ पे परमिएबिलिटी को इंक्रीज करती है, टाइट जंक्शंस को लूजन करती है, और वाज़ोडाइलेशन को बढ़ाती है। जब ये तीनों चीजें हो जाती है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पे हमारे बॉडी के बाकी इम्यून सेल्स आ जाते हैं। व्हाट डज हैपन? यहाँ पे बॉडी के इम्यून सेल्स आ जाते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं, एंड दे रिलीज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, when they release antibodies, what does they release? They release IgG, and IgG adheres to this thing. ये डाइवेलेंट होती है, कल भी मैंने बताया। और ये भी किसके साथ? सॉरी, यहाँ पे ये भी माइलिन के साथ या ओलिगोडेंड्राइट के साथ अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे बन जाती है एक पैलेटेबल ग़िज़ा। किसके लिए? माइक्रोफाज के लिए, क्योंकि याद रखिएगा माइक्रोफाज को टेस्टी खाना पसंद है। माइक्रोफाज जब आती है अंदर तो माइक्रोफाज देखती है यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड हुई है, मुझे सैंडविचड मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है, तो ये माइलिन को एनगल्फ करना स्टार्ट करती है। और जब माइलिन एनगल्फ होगा तो क्या होगा? देयर इज डेटोरेशन ऑफ माइलिन शीथ, देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ माइलिन शीथ। और जब डेटोरेट होगा तो जो चीज डेटोरेट होगी किसी जगह, वहां पे क्या बनेगा? सिकार बनेगा। देयर इज सिकुलर फॉर्मेशन और सिकार फॉर्मेशन। और ये सिकार फॉर्मेशन तो एक ही जगह नहीं होगी, क्योंकि जहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट है, जहां पे माइलिन है, वहां पे सिकार फॉर्मेशन होगी। तो जब ये सिकार फॉर्मेशन होगी तो क्या बनेगी? मल्टीपल सिकुलरा। इसीलिए हम इस डिजीज को बोलते हैं मल्टीपल सिकुलरोसिस। इसीलिए हम इस डिजीज को बोलते हैं मल्टीपल सिकुलरोसिस। आई होप आपको ये मैकेनिज्म यहाँ तक समझ आया होगा और आपको पता चली होगी कैसे हमारा माइलिन शीथ डिग्रेड होता है। तो फिर हमारा जो यहाँ पे माइलिन है, दैट लुक्स समवट डेटोरेटेड, दैट लुक्स समवट लाइक दिस। सॉरी, तो यहाँ पे जो है हमारा माइलिन इरोड होने लगता है। अब तक माइलिन शीथ की कवरिंग बराबर थी, लेकिन जब यहाँ पे हमारे अटैक्स हुए तो माइलिन जो है वो थोड़ा थोड़ा रहता है और डेटोरेट होने लगता है, वो थोड़ा थोड़ा रहता है, और यहाँ पे सिकुलर फॉर्मेशन, पैच फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे नर्व इम्पल्स हिंडर हो जाती है। अब ये कंटिन्यूअसली रहा तो हर जगह माइलिन डिस्ट्रॉय होगा। तो इसके लिए बॉडी क्या करती है? बॉडी रिलीजेस टी रेगुलेटरी सेल्स, और रेगुलेटरी सेल्स का काम क्या होता है? ये कुछ देर के लिए इस इम्यून रेस्पॉन्स को बोलते हैं स्टॉप। एनफ इज एनफ, बहुत ज़्यादा डेटोरेशन हो गई, आपने फॉरेन एजेंट को किल किया, तो ये इसको रेगुलेट करती है, कुछ देर के लिए स्टॉप करती है। लेकिन ये कंटिन्यूस स्टॉपेज नहीं होती है, ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, और फिर से ऐसे ही इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होती है। इस हिसाब से इसी पैटर्न पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बहुत सारे टाइप्स हैं, और आगे जाके कल के लेक्चर में हम इसके टाइप्स देखेंगे कितने हैं, और हम ये भी देखेंगे फिर क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। क्योंकि जब माइलिन डिग्रेड होगा, नर्व इम्पल्स सिंड्रोम होगी, नर्व इम्पल्स सिंड्रोम होगी, तो सिम्टम्स तो आएंगे ही। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस autoimmune disease and how does it invade the myelin sheath. Next lecture we will discuss the another types and signs and symptoms. Till then, goodbye.